नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज़ादी हमें वीर सपूतों के बलिदान के बाद मिली है, लेकिन विभाजन की जो कड़वी दास्तां है उसकी अलग अलग कहानी है। हिंदुस्तान में विभाजन को किस तरीके से दिखाया गया है या दिखाया जाता है ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन पाकिस्तानी फिल्मों ने विभाजन को किस तरीके से दिखाया है इसकी एक बानगी करण बाली ने अपने एक लेख में की है। विभाजन के बाद पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को बनाने में न सिर्फ सीमित संसाधनों की समस्या का सामना करना पड़ा, बल्कि भारत से आने वाली तकनीकी रूप से श्रेष्ठ हिंदी फिल्मों को सीमित करने के लिए ताकतवर डिस्ट्रीब्यूटर लॉबी से भी लड़ाई लड़नी पड़ी। 1947 में भारतीय उपमहाद्वीप के विभाजन के बाद बने पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान के फिल्म उद्योग ने पाया कि उसे बिल्कुल नए सिरे से अपनी इमारत खड़ी करनी होगी। भारत के उलट जहां फिल्म निर्माण के बंबई, पूना, कलकत्ता और मद्रास जैसे अलग अलग केंद्र थे, पाकिस्तान में फिल्म निर्माण का सिर्फ एक केंद्र था, लाहौर। लेकिन शहर में हुए सांप्रदायिक दंगों के कारण वहां के दोनों स्टूडियो जिनके मालिक हिंदू थे, नाम था रूप के शौर्य और दलसुख पंचोली, दोनों स्टूडियो जमींदोज कर दिए गए थे। शौर्य और पंचोली को लाहौर छोड़ने और भारत को अपना नया आशियाना बनाने पर मजबूर होना पड़ा। लाहौर में काम कर रहे दूसरे हिंदू कलाकार मसलन प्राण, ओम प्रकाश और कुलदीप कौर भी भारत आ गए। लेकिन जहां भारत आने वाले फिल्मी कलाकार हिंदू थे, वहीं बंबई के फिल्म उद्योग के सारे मुस्लिम कलाकारों ने नए देश की ओर रुख नहीं किया था। उस समय की मल्लिकाए तरन्नुम, नूरजहां जैसे कुछ लोगों के लिए ये अपनी जड़ों की ओर लौटने की ख्वाहिश के कारण लिया गया पूरी तरह से निजी फैसला था। जब उनकी जन्म की जगह कसूर, जो कि पाकिस्तान में चली गई, तो उन्होंने वहां जाकर बसने का फैसला किया और निश्चित तौर पर भारत में पहले ही अच्छी तरह से स्थापित हो चुकी फिल्म इंडस्ट्री के सेकुलर चरित्र ने कई मुस्लिमों के यहीं रुकने के फैसले में अपनी अहम भूमिका निभाई। कई लोग जो पाकिस्तान गए थे, उन्हें अपने करियर के उतार पर होने का एहसास था या उन्हें अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था। वे सब इस उम्मीद में पाकिस्तान गए कि वहां वे नए सिरे से शुरुआत कर पाएंगे। लेकिन इनमें से ज्यादातर लोगों के लिए ये फायदेमंद सौदा साबित नहीं हुआ। सिर्फ मशहूर गायिका नूरजहां और पति पत्नी के एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर की जोड़ी नजीर और स्वर्णलता को ही पाकिस्तान जाने के बाद भी कामयाबी मिलती रही। आने वाले समय में जिन प्रतिभाओं को पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री पर राज करना था, वे सब स्थानीय नवागंतुक थे, जैसे संतोष कुमार, सबीहा खानम और मसरत नजीर, क्योंकि अपने समय के ज्यादातर सितारों, फिल्मकारों, गीतकारों और संगीतकारों ने भारत में ही रहने का फैसला किया था। पाकिस्तान की ओर रुख करने वाले कुछ प्रमुख लोगों में फिल्मकार WZ अहमद, लेखक सादत हसन मंटो और संगीतकार गुलाम हैदर और फिरोज निजामी के नाम शामिल रहे। काफी संघर्ष के बाद पहली पाकिस्तानी फिल्म 7 अगस्त 1948 को रिलीज हो सकी। दाऊद चंद की तेरी नाम की इस फिल्म में आशा भोसले और दिलीप कुमार के छोटे भाई नासिर खान थे। लेकिन उस वक्त के भारतीय फिल्म निर्माण की तुलना में घटिया क्वालिटी वाली ये फिल्म इससे जुड़े लोगों के लिए किसी भी तरह से याद करने लायक साबित नहीं हुई और बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरीके से पिट गई। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की गाड़ी को धक्का देने का काम किया नजीर और स्वर्णलता, जो कि एक सिख जो धर्म परिवर्तन करा के साइदा बन गई थी। उन्होंने अपनी पंजाबी फिल्म फेरे, जो कि साल 1949 में आई, उस फेरे के तौर पर पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को पहली सिल्वर जुबली हिट फिल्म दी। इस फिल्म का निर्माण 65,000 रुपए की लागत से उस दौर में किया गया था।
जब दूसरे फिल्मकार जैसे WZ अहमद, अनवर कमाल पाशा और सिप्तेन फजली आदि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को बनाने में अपने हिस्से की मेहनत कर रहे थे, तब उन्हें न सिर्फ उनके पास मौजूद सीमित संसाधनों की समस्या का सामना करना पड़ा, बल्कि सरहद के उस पार से आने वाली तकनीकी रूप से श्रेष्ठ हिंदी फिल्मों की रिलीज की संख्या को सीमित करने के लिए ताकतवर डिस्ट्रीब्यूटर से की जो लॉबी थी उससे भी लड़ाई लड़नी पड़ी। और ऐसा इसलिए क्योंकि उनके अनुसार इससे स्थानीय फिल्म उद्योग के विकास में बाधा आ रही थी। पाकिस्तानियों के लिए स्थिति कितनी खराब थी इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि नूरजहां जैसी चोटी की कलाकार भी अपनी फिल्म 1951 से पहले नहीं आ सकी। पंजाबी फिल्म चांदवे नूरजहां की पहली फिल्म थी और धीरे धीरे इंडस्ट्री पटरी पर उस दौर में आनी शुरू हुई थी। विभाजन के इर्द गिर्द घटी घटनाओं को लेकर भारत में बनने वाली शुरुआती फिल्मों में से एक थी नरगिस करण दीवान से सजी लाहौर, जो कि साल 1949 में आई और इसका निर्देशन ML आनंद ने किया था। इसमें नरगिस ने एक अपहृत महिला का किरदार निभाया था और दीवान ने उनके प्रेमी का जो अपनी प्रेमिका को वापस लाने के लिए पाकिस्तान जाता है। पाकिस्तान में भी इस रास्ते पर चलते हुए अगले साल उपमहाद्वीप के विभाजन पर केंद्रित फिल्म आई मसूद परवेज की बेली। लेकिन विभाजन के जख्म अभी काफी ताजा थे और ये एक ऐसी चीज थी जिससे दूर रहने की दोनों देशों ने तरजीह दी। यही कारण है कि भारत में विभाजन पर जितना लेखन मिलता है उसकी तुलना में तीनों देश 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद पूर्वी पाकिस्तान चूंकि बांग्लादेश बन गया तो तीनों देश में विभाजन को लेकर बनी फिल्मों की संख्या काफी कम है। भारत की तरह ही पाकिस्तान में भी कुछ फिल्मकार थे जिन्होंने दोनों देशों की आजादी की लड़ाई के सबसे रक्त रंजित दौर को देखने की कोशिश की। 1947 का पुनरावलोकन करने वाली कुछ प्रमुख पाकिस्तानी फिल्मों में सैफुद्दीन सैफ की यादगार पंजाबी फिल्म करतार सिंह जो कि साल 1959 में आई, रजा मीर की लाखों में एक 1967 में आई और साबिहा सुमर की खामोश पानी जो कि साल 2003 में आई थी। करतार सिंह की गिनती पाकिस्तान से आने वाली अब तक की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में की जाती है। ये हकीकत में विभाजन पर बनी काफी संतुलित, जितनी संतुलित हो सकती थी, और एक संवेदनशील फिल्म है। इस फिल्म में विभाजन से पहले के भारत के पंजाब का एक सांकेतिक गांव है जिसमें हिंदू, सिख और मुसलमान सभी मिलजुल कर शांति से रहते हैं। इस गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति वहां का वैद्य है जिसका नाम है प्रेमनाथ, और द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने वाला उमरदीन जो कि एक मुसलमान है, और छोटी मोटी चोरी और फसाद करने वाला करतार सिंह। इस गांव के कुछ अन्य लोग गांव में सांप्रदायिक हिंसा भड़कने के बाद उमरदीन और उसकी प्रेमिका मसरत नजीर को पाकिस्तान पलायन करने पर मजबूर होना पड़ता है। करतार सिंह की उमरदीन से जो अब बॉर्डर पुलिस में काम कर रहा है हाथापाई होती है। उमरदीन उसे जख्मी कर देता है लेकिन उसे जाने देता है। उमरदीन का भाई भारत में फंस जाता है, उसे प्रेमनाथ पनाह देता है। करतार सिंह दोनों भाइयों को मिलाने के लिए उसे लेकर सरहद पर जाता है, लेकिन वहां उमरदीन ये सोचकर उसे गोली मार देता है कि करतार सिंह फिर कोई फसाद करने आया है। थोड़े लचर निर्देशन के बावजूद करतार सिंह अपनी ताकतवर कहानी के बल पर असर छोड़ने में कामयाब रहते हैं। ये कहानी बेहद प्रभावशाली ढंग से विभाजन के खौफनाक समय को साकार कर देती है। ये फिल्म मानवता के पक्ष में आवाज उठाती है और इसमें बेवजह हिंदू या सिख को निशाना भी नहीं बनाया गया। अगर यहाँ बदमाश किस्म का करतार सिंह है तो अच्छे सिख भी हैं, और करतार सिंह भी आखिरकार पाकिस्तान पहुंचने में एक मुसलमान की मदद करते हुए अपनी जान गंवा देता है। एक दूसरी उपकथा में उमरदीन की बहन लैला को सिखों ने अगवा कर लिया। जब एक नौजवान सिख उसके साथ ज्यादती करना चाहता है तब न सिर्फ उसका पिता ही उसे मार देता है बल्कि
वो बूढ़ा व्यक्ति उमरदीन की बहन को हिफाजत के साथ वापस भेज देता है। तकनीकी तौर पर कमजोर होने और स्टेज नुमा एक्टिंग के बावजूद संगीत हमेशा से पाकिस्तानी फिल्मों का मजबूत पक्ष रहा है और इस लिहाज से करतार सिंह भी कोई अपवाद नहीं है। इस फिल्म की एक बड़ी विशेषता सलीम इकबाल का दिया हुआ संगीत है और इसमें सबसे अलग ही दिखाई देने वाला गीत दरअसल अमृता प्रीतम की पंजाब के विभाजन पर लिखी गई यादगार कविता अज आँखां वारिस शाहनू है, जिसे बेहद भावपूर्ण तरीके से आत्मा उड़ेल कर गाया गया है। करतार सिंह 18 जून 1959 को ईद के दिन रिलीज हुई थी और तब से अब तक इसने पाकिस्तान में काफ़ी सम्मानित स्थान हासिल किया है। इसी तरह लाखों में एक की मुख्य कहानी विभाजन के 20 साल बाद की है, लेकिन भारत पाकिस्तान के बीच की प्रेम कहानी में 1947 की घटनाएं ही मुख्य भूमिका निभाती हैं। ये 1947 में पिता के गायब हो जाने के बाद पाकिस्तान में पाली गई एक हिंदू लड़की शमीम आरा और एक मुस्लिम लड़के एजाज दुर्रानी के बीच की असफल प्रेम कहानी है। रजा मीर द्वारा निर्देशित इस फिल्म की स्क्रिप्ट और किसी ने नहीं, वामपंथी विचारधारा वाले जिया सरहदी ने लिखी थी, जो 1953 में पाकिस्तान में बसने से पहले हम लोग 1951 में आई और फुटपाथ 1953 में आई जैसी सामाजिक यथार्थवादी फिल्में बना चुके थे। पाकिस्तानी लाखों में एक को सरहद के उस पार बनी सबसे संवेदनशील प्रेम कहानियों में से एक माना जाता है और अक्सर ये कहते हैं कि राज कपूर की हिना 1991 में जो की आई थी इसी से प्रभावित है, जिसे उनकी मृत्यु के बाद रणधीर कपूर ने पूरा किया था। हालांकि पाकिस्तान में इसे एक काफ़ी संतुलित और सधी हुई फिल्म माना जाता है, लेकिन अगर भारतीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो लाखों में एक में दिक्कतें नज़र आती हैं, जहां इस फिल्म के सारे मुस्लिम किरदार नेकदिल हैं, वहीं हीरोइन और उसके पिता को छोड़कर हर हिंदू नकारात्मक या दुष्ट दिखाया गया है। और उसके पिता को भी, जो 20 सालों के बाद अपनी बेटी को भारत लाने के लिए वापस आता है, उसकी वहां शादी कर देता है। उसे पिता को 2 दशक पहले हुए दंगों में मुसलमानों के प्रति सहानुभूति दिखाने की कीमत चुकानी पड़ती है और भारत सरकार उसे पागलखाने में डाल देती है। शमीम आरा अपने प्रेमी को बचाने के लिए पति द्वारा चलाई गई गोली के बीच में आ जाती है और इस तरह अपनी जान देकर उसकी रक्षा करती है। पाकिस्तान उसके इस कदम को प्रेम और शांति के लिए दी गई चरम कुर्बानी करार दे सकता है, लेकिन अगर इसका सही तरीके से पाठ किया जाए तो एक मुस्लिम के लिए जान देना एक हिंदू से, और वह भी भारत में जाकर शादी करने के लिए किया गया प्रायश्चित है। लेकिन इन सब के परे अगर इस फिल्म के किसी पहलू पर दोनों मुल्क सर्वसम्मति से एकमत हो सकते हैं तो वो है निसार बज़मी द्वारा दिया गया इसका संगीत। इस फिल्म में नूरजहां ने अपने करियर के कुछ सबसे शानदार गाने गाए हैं। रोचक बात यह है कि उनके द्वारा गाए गए एक भजन मन मंदिर के देवता पर रेडियो पाकिस्तान ने पाबंदी लगा दी थी, जिसके कारण इस फिल्म के रिकॉर्ड की जबरदस्त बिक्री हुई थी। लाखों में एक की तरह ही साबिहा सुमर की खामोश पानी की मुख्य कहानी भी 1947 के दौर पर आधारित न होकर 1979 की है और ये फिल्म जनरल जियाउल हक के दौर में इस्लामिक कट्टरपंथ के उभार के सूत्रों को खोजती है। ये फिल्म अधेड़ उम्र की विधवा आयशा, जिसका किरदार किरण खेर ने निभाया है, उसके बारे में है, जो पश्चिमी पाकिस्तान में अच्छे से घुली मिली हुई है और किशोरों को कुरान पढ़ाती है। वो बेबसी के साथ नए निज़ाम में अपने युवा बेपरवाह बेटे सलीम, जिसका किरदार आमिर मलिक ने निभाया, को एक कट्टरपंथी में बदलते हुए देखती है। लेकिन इस पूरी फिल्म में 1947 का साया आयशा के अतीत से जुड़कर हर जगह मौजूद है। वो मूल रूप से एक सिख थी, तब उसका नाम वीरो हुआ करता था। विभाजन के समय उसके परिवार ने मुस्लिम गिरोहों के हाथों बर्बाद होने की जगह अपनी आबरू और सम्मान की रक्षा के लिए कुएं में छलांग लगाने का कदम उठाने के लिए तैयार करने की कोशिश की थी, लेकिन वो जान देने की जगह वहां से भाग गई।
वीरो मौत से तो बच गई, लेकिन उसे पकड़ लिया गया, उसके साथ तमाम ज्यादतियां किया गया उसे, और ज्यादतियां हुई, कैद कर लिया गया, और आखिरकार वो अपने अपहरणकर्ता से शादी करती है और पाकिस्तान में मुस्लिम आयशा नाम धारण करके वहाँ पर बस जाती है। लेकिन वो पानी लेने के लिए कभी कुएं पर नहीं जाती। 1989 में जब घटनाओं में उबाल आता और उसका बेटा उसके इतिहास को जानकर स्तब्ध रह जाता है और उसे ठुकरा देता है, तब आयशा को लगता है कि वो कभी भी अपने अतीत से छुटकारा नहीं पा सकती। एक बेहद दिल को छू लेने वाले क्लाइमैक्स में वो आखिरकार कुएं तक जाती है और उसमें कूदकर अपनी जान दे देती है। इस फिल्म को ऊंचाई पर ले जाने में पारोमिता वोहरा की अंतर्दृष्टिपूर्ण पटकथा और फिल्म में अंतर्निहित हिंसा को नजाकत के साथ निभा लेने के सुमर के हुनर का अहम योगदान है, जो खून खराबे या मेलोड्रामा का कोई प्रदर्शन किए बगैर अपनी बात कह जाती है। इस फिल्म में मौन शब्दों से ज्यादा मुखर है। ये फिल्म हमें धार्मिक कट्टरता के दूरगामी परिणामों के बारे में बताती है। इस अर्थ में भले वीरो यानी कि आयशा इस फिल्म की केंद्रीय किरदार है, मगर वास्तव में सलीम का डरावने तरीके से कट्टरपंथी में तब्दील होने की प्रक्रिया ज्यादा ताकत के साथ उभर कर आती है और कहीं ज्यादा असर भी छोड़ती है। करण वाली का यह लेख है, जो कि एक फ्रीलांस डॉक्यूमेंट्री निर्माता है। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो।